नमस्ते बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक अच्छा 7 की गणित है जो गणित प्रकाश है। और इसका चैप्टर जो बच्चों आज ये 4.4 ये बीजगणितीय व्यंजकों का सरलीकरण, इसको आप लोग को आज बताएंगे। ठीक है, 27 ये 87 88 89 पेज से 90 92 तक पेज पर ये है। ठीक है, देखिए इसको आप लोग को बताते हैं आज। देखिए इसका पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या, देखिए इसको थोड़ा आयत के विषय में कुछ दिया गया है और हमें इसमें करना क्या है, एक व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है। पूर्व में हमने विभिन्न समचित्रों के परिमापों को उनकी भुजाओं के पदों में ज्ञात करने के लिए व्यंजक प्राप्त किए। आइए अब एक आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक ज्ञात करते हैं। कहने के बाद देखिए एक आयत दिया गया है, इस आयत का परिमाप हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करें कि जो व्यंजक बन जाए। मतलब आयत का देखो परिमाप, पहले हमें परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने में क्या क्या करते हैं और करने के बाद उसका हमको एक व्यंजक बनाना है। ठीक है, देखिए कॉपी में बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए बच्चों आयत का परिमाप हमें ज्ञात करना है। आयत परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी सबको हम जोड़, सब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा का हम जोड़ लेते हैं। क्या हो जाता है, आयत का परिमाप हो जाता है। देखिए हमें कोई माप उसमें बुक में नहीं दिया गया था, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, और इसको इधर फिर y मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं, इसको भी y, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। नीचे अगर x है तो ये भी x रहेगा, अगर ये y है तो ये भी y रहेगा। ठीक है, ये ना, ठीक, ये भी रहेगा। तो अब देखिए हम इसको कैसे, इसका आयत परिमाप पहले इसको जोड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो x लिख लेते हैं प्लस, अब बगल में इसको जोड़ते हैं, इसका माप कितना है, y है, प्लस, अब उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ने कितना हो गया, ये x है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ चालू किए तो यहीं फिर पहुँच गए ना, तो y हो गया। ये इसका पूरा परिमाप हो गया। लेकिन अब इसको हम देखते हैं, सजाती पद इसमें हैं क्या, मतलब एक तरह के पद हैं। देखिए x ये 2 है, y भी 2 है ना। ये अभी हम क्या करते हैं, इनको सबको पास पास में देते हैं। पहले x ये वाला, फिर ये वाला x यहाँ ला लेते हैं। ठीक, फिर ये y, ये वाली y दोनों एक साथ कर लेते हैं। देखो 2x हो गया, 2y हो गया। ये क्या है, सजातीय पद हैं। मतलब सेम अगर दो मैच हो रहे हैं, 2 डिजिट, तो क्या हो जाते हैं, सजातीय पद हो जाते हैं। अब अलग अलग हैं तो वो विजातीय पद हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको दोनों को हम हल कर सकते हैं। 2x 1x 2x, मतलब 2x मिला, ये 2x है ना, तो क्या हो जाएंगे 2x प्लस 2y है तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमें व्यंजक बना, देखिए व्यंजक, अब व्यंजक तो यही बन गया, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन इसको और सरल करना है। अब ये, लेकिन क्या बन गया, सजाती नहीं विजाती हो, क्योंकि इसमें देखिए y है, इसमें x है, अभी विजाती हो गया। लेकिन देखो थोड़ा इसको अलग करना, देखो 2 यहाँ है, 2 को हम बाहर ले लेते हैं, और x और प्लस y बच गया ना, ये अंदर हो जाएगा। इसका आंसर ये भी हो जाएगा। ठीक, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसके, अब सजाती विजाती आपको हम 2 बार बोले, वो क्या होता है ना, उसको बता दें आप लोग। सजाती विजाती आप क्या समझेंगे, देखिए बच्चे सजाती पद क्या होते हैं, सजाती पद हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। मतलब सजाती मतलब 2 ठीक एक तरह के रहेंगे। देखिए इनको ना, देखो इनको दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं ना, ये इनको दोनों को हम जोड़ भी सकते हैं ना, घटाव रहेगा घटा भी सकते हैं ना। लेकिन विजातीय पद क्या होते हैं, विजातीय पद इस तरह होते हैं, एक बार 2x एक बार 2y। अब 2x 2y घट ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें x है, इसमें y है, ये नहीं घट सकता ना। तो विजातीय पद का ना तो जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। और सजातीय पद में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। सजातीय मतलब 2 पद एक समान रहें, 2 3 4 पद, और इसमें कोई भी पद समान नहीं रहेंगे, सब अलग अलग रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, आप लोग सजातीय विजातीय अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं आप लोग को क्वेश्चन पे ले चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब देखिए बच्चों इस चैप्टर में क्या है, 4.4 में देखिए उदाहरण नंबर 5 है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ सारणी में एक दुकान पर बेची गई पेंसिल और रबर, इसमें क्या बेचा गया है, पेंसिल बेचा गया और रबर बेचा गया है, की संख्या दिखाई गई है। प्रत्येक पेंसिल की कीमत C है एवं प्रत्येक रबर की कीमत D है। दुकानदार द्वारा इन तीनों दिनों में अर्जित किए गए कुल रुपयों को ज्ञात कीजिए। कुल रुपया कितना उसको हमें ज्ञात करना है ना। ठीक, अब देखिए सीधे, अब देखिए जिसमें क्या दिया गया है, जिसे पेंसिल का मूल्य क्या है, C से बताया गया है, और रबर का मूल्य क्या है, D से। मतलब कोई अंक नहीं दिया है, 1 2 3 नहीं दिया है, इसमें इंग्लिश का डिजिट दे दिया है ना। पेंसिल का मूल्य ₹C, रबर का मूल्य D। अब इसी में हम पहले दिन कितना बेचा, दूसरे दिन कितना बेचा और तीसरे दिन कितना बेचा, मतलब टोटल कितने रुपए अर्जित किया, कितना बेचा है ना, हमें निकालना है उसी को। देखिए हम आपको बता रहे हैं कैसे हल करना है। देखिए इसमें जगह कम है, आप लोग कॉपी में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं।
अब देखिए पेंसिल का मूल हमें किससे करना है, सी से, ठीक। और रबड़ का मूल किससे बताना है, डी से, ठीक। ये हो गया। तो ये पेंसिल पहले दिन क्या किया, ये 5 ठीक क्या बेचा पेंसिल, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 5C, ठीक। सी रुपया है ना, तो 5C हो जाएगा। अब प्लस, और रबड़ का मूल्य कितना है, डी रुपया दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4D, कितना हो जाएगा 4D हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, पहले दिन इतना बेचा। अब दूसरा दिन देखते हैं भाई, दूसरे दिन क्या हो जाएगा। अब दूसरे दिन देखिए कितना पेंसिल बेचा, 3 से पेंसिल बेचा, तो इसका क्या हो जाएगा 3C हो जाएगा। कितनी रबर बेचा, 6 रबर बेचा, तो 6D हो जाएगा, प्लस 6D हो गया, ठीक। ये हो गया। अब तीसरे दिन आते हैं, तीसरे दिन कितना पेंसिल बेचा है, 10 पेंसिल, तो इसका क्या हो जाएगा 10C हो जाएगा, प्लस अब कितना बेचा है, कितनी रबर बेचा है, 1 रबर, तो इसका 1D हो जाएगा। लेकिन 1D लिखा नहीं जाता, इसको हम क्या लिख देंगे 10C प्लस खाली 1D नहीं, खाली D लिख देते हैं इसको, ठीक है। इसको 1D लिख देते हैं हम, क्योंकि 1D लिखा नहीं जाता है, ठीक। अब देखिए इसको सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ प्लस का निशान, यहाँ प्लस का निशान ना, क्योंकि उसमें कुल पूछा था ना, कुल कितना है ना। अब देखिए इसमें आ जाते हैं, पहले हम सभी को लिख लेते हैं, पूरे को आए, पहले सभी को हम लिख लेते हैं। तो देखो पहले दिन क्या था, पहले दिन 5C प्लस 4D प्लस 3C प्लस 6D और प्लस 10C प्लस D, ये हो गया। अब इसको देखिए हम क्या करते हैं, सी को एक पास कर लेते हैं ना। देखिए पहला ये 5C हो गया, और C कहाँ, एक C तो ये हो गया, दूसरा C ये है ना, ये प्लस का 3C हो जाएगा, और C कहाँ ये है, ये प्लस का 10C हो जाएगा, ठीक। तो C वाला एक साथ कर लिए। अब उसके बाद D वाला, ये D 4D है ना, ये 4D, ये वाला D हो गया, D इसका 6D है, ये प्लस का 6D लिख लिए। उसके बाद D है ना खाली, तो D लिख दिए। अब देखिए इतना सब C हो गए, सजाती पद हो गए ना, सब देखो मैच कर रहे हैं, सब D समय मैच कर रहा है, ये सब सजाती पद हो गए। अब इनको सबको हम सब जोड़ लेते हैं, तो 5 3 8 और 10 8 18, ये 18 क्या हो गया C, 18C हो गया, और प्लस अब इसको सबको जोड़ लेते हैं 4, अच्छा 4 10 और 10 1 11D हो गया ना, ये क्योंकि एक यहाँ जोड़ा जाएगा, क्योंकि 1D है ना, ये क्या हो जाएगा 11D हो गया, ठीक। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग को अगला बताते हैं, ठीक। इसमें देखिए इस उदाहरण से संबंधित कुछ सभी प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उनको आप लोग को बताते हैं। अब देखिए बच्चों इसमें कुछ दिए गए हैं, इस उदाहरण से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं ना। देखिए इसमें दिया यदि C बराबर 50 तो पेंसिल की बिक्री से अर्जित की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए ना। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया है रबर की बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपयों के लिए व्यंजक लिखिए, फिर व्यंजक को हल कीजिए ना। देखिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन दिया गया है, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके कॉपी में दिखा रहे हैं, ठीक है आपको। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या दिया है, C बराबर 50 दिया है, और किस में दिया है, पेंसिल की बिक्री, मतलब पेंसिल की बिक्री ना से अर्जित की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। पेंसिल की बिक्री, पेंसिल का कितना आया था, पेंसिल का आया था 18C ना, तो पेंसिल का देखिए 18C आया था, और रबड़ का कितना था 11D आया था ना, ये और पीछे ना देखे थे हल किए तो भी उदाहरण को, तो पेंसिल 18C और रबड़ का 11D। अब C बराबर हमें पेंसिल का कितना दिया है 50, तो पेंसिल के कितना 18C है ना, पेंसिल का कितना आया है 18C आया है, और C बराबर हमें 50 दिया है, तो 18 गुणे, अब C 18 बीच में गुणे का निशान होता है, तो C बराबर 50, तो यहाँ 50 लिख देंगे, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे तो 18 शून्य शून्य हो जाएगा, और 18 पंचे 90 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 900 रुपया आ जाएगा। मतलब पेंसिल का मूल्य अगर C बराबर 50 रख देते हैं तो पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 900 रुपये, ठीक। पेंसिल का मूल्य 900 रुपये आ जाएगा। अब देखिए अगला आते हैं, ज्ञात करते हैं। अब इसमें कह रहा है माना कि बिक्री से अर्जित किए गए कुल रुपयों के लिए व्यंजक लिखिए, फिर व्यंजक को हल कीजिए। देखिए इसमें क्या दिया है, अभी तो इसमें तो C बराबर 50 दे दिया था, ठीक है, लेकिन इस वाले में D बराबर दिया नहीं, हमको अपने आप से मानना है। तो इसमें हम मान लेते, मान लो इसमें C बराबर दिया था 50, यहाँ भी हम मान लेते हैं 50, माना D बराबर 50, ठीक, D बराबर 50 यहाँ भी हम मान लेते हैं, D बराबर 50 मान लिए। तो उसका कितना था वो रबड़ का मूल्य कितना था, रबड़ का मूल्य 11D है ना, रबड़ का मूल्य 11D है, तो 11 लिख दिए, D बराबर क्या है 50 मान लिए हैं, 50 रख देते हैं, तो 11 शून्य शून्य हो जाएगा, 11 पचे 55, कितना आ जाएगा इसका मूल्य आ जाएगा, इसका मूल्य आएगा 550 रुपया, ठीक, इसका 550 रुपये, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, आप लोग बुक में देख लीजिए, इसमें क्या व्यंजक 18C प्लस 11D को आगे हल किया जा सकता है।
देखिए इसमें क्या लिख देंगे 18C + 11D, ये विजातीय पद हैं क्योंकि यहाँ पे C है यहाँ पे D है तो विजातीय हो गया ना, ये हल नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों जगह C होता तो हल हो जाता, दोनों जगह D होता तब भी हल हो जाता, लेकिन अलग अलग है तो जुड़ सकता नहीं है, बीच में प्लस का निशान है। या तो अगर हमें C और D का मान दिया होता तो हम C का मान यहाँ लिख देते, D का मान यहाँ लिख देते तो हल हो जाता। देखो इसके आंसर में ऐसा लिख देंगे 18C + 11D, ये विजातीय पद हैं। अब विजातीय पदों को हल नहीं कर सकते हैं जब तक इनके मान न दिए हों, मतलब कि जब तक C और D का मान नहीं दिया रहेगा तब तक ये हल नहीं हो सकता है। इसका आंसर ये हो गया। ठीक, इसका आंसर आप ले लीजिए इसका। अब अगला बताते हैं आप लोग को। देखिए अगला आ गया, देखिए आप लोग बुक में देखिए, उसमें लिखा है क्वेश्चन में, जांचिए कि यदि C को विभिन्न संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाए तो क्या दोनों व्यंजकों का मान समान प्राप्त होंगे। अब जैसे मान लीजिए, अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर देखो दिया गया है 5C + 3C + 10C ना, अब बराबर कितना हो गया 18C। देखिए जस्ट इस क्वेश्चन के ऊपर देखो लिखा गया है, बुक में लिखा गया, आप लोग देखिए उसको। ठीक है, अब इसको हमें क्या है, अब यहाँ हम कोई मान लेते हैं, C बराबर कुछ मानते हैं, तो क्या ये इधर इस साइड, मतलब इस साइड और इस साइड दोनों साइड समान आएगा। हाँ भाई समान आएगा, बिल्कुल समान आएगा। हम कुछ भी मान लें, जैसे मान लीजिए हम C बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, C बराबर हम 3 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ 5, अब यहाँ कोई निशान है गुणे का, C बराबर 3 मान लेते हैं, 3 लिख देते हैं प्लस, उसके बाद 3 गुणे C का मान कितना है 3 है, फिर प्लस, अब 10 गुणे C का मान कितना लिए हैं 3 बराबर ये आए। अब इसको देखो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, प्लस ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस ये 10 3 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सबको जोड़ेंगे, 30 30 9 39 39 15 54, मतलब सब टोटल कितना आ गया 54 आ गया इसका। अब देखते हैं इधर भी, जैसे 18 है 18 लिख दिए, C बराबर कितना माने 3 माने ना, तो यहाँ 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो 18 तिरिक 54 आ गया। ठीक, देखो 54 आ गया ना। अब दोनों साइड देखो, इधर भी दोनों साइड बराबर हो गया ना, तो इसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर लिख देंगे यस, यस या तो लिख देंगे हाँ, इसका आंसर लिख देंगे हाँ। हाँ, दोनों व्यंजकों के मान, दोनों व्यंजकों के मान समान प्राप्त हों, समान प्राप्त होंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अगला बताते हैं आप लोग को, उदाहरण नंबर 7 बताते हैं। तो देखिए पहले उदाहरण नंबर 6 बताएंगे तब 7 बताएंगे। ठीक है, वो 7 मिस्टेक से निकल गया। ठीक, अब उदाहरण नंबर 6 पहले बताते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक बड़े आयत के नीचे दर्शाए अनुसार 2 छोटे आयत में बांटा गया है। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए व्यंजक लिखिए। ठीक, जैसे मान देखिए एक आयत ये है, एक आयत ये है, ये बड़ा आयत है, ये देखिए छोटा आयत है, दोनों मिला के एक आयत बना। ठीक है, अब इस आयत का जो लंबाई यहाँ कितना दिया है 4, इसकी लंबाई 3 दिया है, और चौड़ाई इसकी देखिए V दिया है ना, चौड़ाई V दिया है। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे, लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, अब इसका जो लंबाई ही कितना है 4 है, ये 3 है, इनको दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7 हो जाएगा। तो लंबाई के नीचे 7 लिख देंगे, गुणे के नीचे गुणा लिख देंगे, और चौड़ाई के नीचे कितना दिया है, ये V दिया है ना, तो चौड़ाई के नीचे V लिख देंगे। अब इनका दोनों का गुणा करा देंगे 7V, और इसी में सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं गया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम इकाई का वर्ग है ना, इकाई का वर्ग, क्योंकि यहाँ 2 लाइन होती हैं। देखो ये एक नीचे लाइन, एक ऊपर लाइन, एक इधर है, इसीलिए 2 लाइन, इसीलिए यहाँ से घात 2 लग जाएगी। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग को अगला बताते हैं, अगला उदाहरण। ठीक है, देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 7 आ गया। एक बच्चा इसमें गोच लिया भाई, चलो ठीक कोई बात नहीं, बता देते हैं, पढ़ा देते हैं आप लोग को। उदाहरण नंबर 7 आ गया। इसमें क्या लिखा है, एक दुकान एक दिन के उपयोग के लिए कुर्सियों एवं मेज़ किराए पर देती है। उन्हें किराए पर लेने के लिए पहले प्रत्येक वस्तु के अनुसार निम्नलिखित राशि चुकानी होती है। मतलब कोई दुकान है, वहाँ पे क्या करता है, कुर्सी मेज़ देता है, तो एक कुर्सी 40 रुपये का, एक मेज़ 75 रुपये का देता है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कह रहा है, जब फर्नीचर वापस लौटाया जाता है तो दुकानदार निम्नानुसार राशि लौटा देता है। मतलब जब ले जाता है किराए पर और उसको ला के फिर से जब वापस करता है तो एक कुर्सी के पीछे 6 रुपये लौटा देता है, मेज़ के पीछे 10 रुपये लौटा देता है। ठीक, तो ऐसा ये करता है, तो उसको क्या कैसे करना है, देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए इनमें क्वेश्चन क्या दिया है, इसका पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये तो हो गया ना, इससे पहले इन राशियों को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, इन राशियों को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें क्या कैसे है।
उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करते हैं ना, जो बाकी जो क्वेश्चन दिए सभी क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप लोग को बता रहे हैं, इस तरह का फिगर दिया गया है ना, तो इसको हम समझ लेते हैं। देखिए कुर्सी को हम x, कुछ दिया नहीं है ना, कितनी कुर्सी को x मान लेते हैं, मेज को y मान लेते हैं, ठीक है। कुर्सी की x, मेज को y, तो क्या हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा, 40x। अब प्लस से कितना हो जाएगा, ये 75y हो जाएगा, ठीक। ये 75y हो जाएगा, ये मतलब ये हो गया। अब उसके बाद देखिए जब वापस करने आएगा तो क्या हो जाएगा, ये एक कुर्सी पीछे कितना वापस करेगा, 6x और प्लस और मेज कितना है 10y हो जाएगा ना, ये इसको वापस करेगा। मतलब कि जब वस्तु कोई आके ले जाएगा और लेने के बाद जब ला के देने आएगा तो उसको यहाँ से जब देने आएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा ना, इतना पैसा दिया रहेगा। जब लौटाने आएगा तो इतना पैसा उसको, इतना रुपये उसको वापस कर देगा, तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये इसका व्यंजक बन गया, ठीक है। ये इसका क्या बन गया, व्यंजक हो गया। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखिए आप लोग हल कर दिखा रहे हैं। इस क्वेश्चन क्या है, इन राशियों को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए कैसे इसकी विधि क्या है। देखिए पहले तो हम व्यंजक लिख लेते हैं। व्यंजक क्या आया है, व्यंजक आया है 40, अरे नहीं है 4 लिख दिए भाई, ये 40 रहेगा, ठीक है। यहाँ 40 रहेगा ना ये। अब यहाँ देखिए, अब हम लिख देते हैं यहाँ 40x प्लस 75y, ठीक, ये हो गया, ठीक। और दूसरा क्या है, दूसरा ये क्या है, 6x प्लस 10y, 6x प्लस 10y है, ठीक। अब हमें भुगतान में, अब भुगतान क्या करना है, तो भुगतान में देखिए हो गया ना, इसको तो समीकरण, इसको हम लिख लिए, व्यंजक हमारे यही दिए गए हैं। जब हमें भुगतान करना होगा तो भुगतान करना हो तो क्या करेंगे, हम यहाँ भी 40x प्लस 75y, यहाँ भी y लिखना है, 75y हो जाएगा। और उसके बाद जब भुगतान होगा तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा ना, माइनस निशान लग, क्योंकि तभी तो वापस होगा भाई। जाते समय इतना देगा, आते समय उसको पैसा वापस भी होगा ना। तो 6x प्लस 10y इतना इसको वापस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इधर यहाँ कोई निशान नहीं है, प्लस का प्लस में सेम ऐसे उतर जाता है, 40x प्लस 75y उतर जाता है। अब देखिए माइनस वाले में क्या होता है, अगर ये माइनस का है यहाँ पे, यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। यहाँ माइनस, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का 10y आ जाएगा, ठीक, माइनस का 10y आ जाएगा। अब देखिए x एक तरफ कर लेते हैं, y एक तरफ कर लेते हैं, ठीक, मतलब पास कर लेते हैं ना। अब देखिए 40x और ये माइनस का 6x है तो माइनस का 6x यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 75, ये प्लस का, ये 75 देखो प्लस का है ना, 75y, और उसके बाद माइनस का 10y, ठीक, ये माइनस का 10y है। इसको दोनों सॉल्व करते हैं, इसको दोनों सॉल्व कर लेते हैं। अब 40x में से 6x घट गया, कितना बच गया, 34x बच गया, ठीक, 34x बच गया। अब उसके बाद देखिए इसमें बड़ा निशान कौन है, प्लस का, ठीक है, माइनस वाला 6 है, प्लस वाला 40 है, ठीक है, यहाँ प्लस का निशान रहेगा। अब यहाँ देखिए 35 में से और 75 में से 10 गए हैं तो कितना बच जाएगा, 65 बच जाएगा। तो 65 बच गया और 65y। अब कौन बड़ा है, 75 बड़ा है कि 10 बड़ा है, भाई 75 बड़ा है। 75 का निशान क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। निशान जिसका बड़ा होता है उसी को वही लग जाता है, ठीक है। ये हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला आप लोग को बताते हैं। देखिए बच्चों अगला आ गया, क्या हम इस व्यंजक को हल कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों नहीं। अब देखिए व्यंजक को हल करने के लिए करा, जिसे देखो जैसे यहाँ ऊपर हल किए हैं सेम वैसे यहाँ हल करना है। जो आंसर यहाँ आया सेम आंसर वही आएगा, तो इसको 2 बार हल करने से कोई मतलब नहीं बच्चों। सेम इसका भी जो जैसे देखो लगा, देखिए सेम वैसे उतार लिए हैं। ये दूसरी लाइन भी ऐसे लिख लिए हैं। अब तीसरी लाइन का हम लिख के दिखा दें बटाक से, क्या लिखना, 40x, ये माइनस का 6x आ जाएगा, ये प्लस का ये 75 आ जाएगा, ये प्लस 75, ये माइनस का रहेगा ना, यहाँ ये माइनस का 10y हो जाएगा, ठीक, 75y है। अब इसको दोनों घटा देंगे तो 34x बच जाएगा, ठीक, 34x बच जाएगा, और ये प्लस का कितना 65y बच जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, वही ऊपर वाला सेम आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप लोग को अगला उदाहरण बताते हैं, उदाहरण नंबर आप लोग को अगला बताते हैं, ठीक है बच्चों। उदाहरण अगला आ गया, उदाहरण नंबर 8 आ गया। इसमें क्या है, चारों प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के 3 चरणों में पहुंची। 3 चरणों में उसके अंक जो है 7p - 3q है पहले चरण में, दूसरे चरण में 8p - 4q है, और तीसरे चरण में 6p - 2q है। यहाँ सही उत्तर के लिए अंक को p से दर्शाया गया है, एवं गलत उत्तर के लिए दंड के रूप में कटने वाले अंक को
क्यू से दर्शाया गया है। कहने मतलब चारू जो है किसी प्रतियोगिता में गई है, वहाँ 3 बार जो है पेपर देती है। पहली बार जब पेपर देती है तो उसका 10 क्वेश्चन मतलब कि रहता है ना, तो उसका 7 क्वेश्चन सही होता है, 3 क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि देखो पी को जो है, जो पी के लिए जो है सही उत्तर के लिए है, और क्यू जो है देखो गलत उत्तर के लिए है ना, क्यू दर्शाया गया है। और दूसरी बार में फिर क्या हुआ, तो दूसरा बैठती तो 12 क्वेश्चन था उसमें, तो उसका 8 क्वेश्चन सही हुआ और 4 क्वेश्चन गलत हुआ। तीसरी बार फिर बैठी एग्ज़ाम में, तो उसमें 8 क्वेश्चन था, 8 में उसका 6 क्वेश्चन सही हुआ, 2 क्वेश्चन गलत हुआ। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसमें कह रहा प्रत्येक व्यंजक का क्या अर्थ है, मतलब इन व्यंजकों का क्या अर्थ है। देखिए आप लोगों को कॉपी में बताते हैं कैसे होगा। देखिए प्रत्येक व्यंजक का अर्थ, इसे 7 - 3 क्यू, इसका मतलब क्या होगा, 7 प्रश्न सही हैं और 3 क्यू का मतलब 3 प्रश्न गलत हैं। इसमें 8 पी का मतलब देखिए 8 प्रश्न सही हैं, 4 क्यू का मतलब 4 प्रश्न गलत हैं। 6 पी का मतलब 6 प्रश्न सही हैं, 2 क्यू का मतलब 2 प्रश्न गलत हैं। ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, कृषिता के लिए प्राप्त तीनों चरणों में कुछ ऐसे संभावित अंक बताएं जिसमें कि उनका योगफल 23p - 7q हो। मतलब कि हमको ऐसा संभावित वो बनाना है कि जिसमें उसको जोड़ने या घटाने से हमें 23p और -7q आ जाए। कोई ऐसा मतलब हम बनाना है। देखिए बना के बता रहे हैं कैसे होगा आप लोग को। देखिए बच्चों क्वेश्चन सेम हुई थी ना, कृषिता के लिए प्राप्त तीनों चरणों में, 3 चरण का हमें पेपर उसको फिर से एक बनाना है और 3 चरण का पेपर बनाना है। जैसे मान लीजिए प्रथम चरण का हम ये ले लिए, दूसरे चरण का ये लिए, तीसरे चरण का ये ले लिए। अब हम सब जोड़ लेंगे तो यही आ जाएगा। मतलब यही कह रहा है क्वेश्चन में, ये 3 चरण का पेपर आप बनाइए, उसमें कृषिता का क्वेश्चन सही और गलत अपने आप से कीजिए। अब करने के बाद आपको कितना चाहिए, 23p - 7q आना चाहिए। तो देखिए हम उसको 13 क्वेश्चन पहले दिए, उसका 10 क्वेश्चन सही कर दिए, 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो 10p - 3q हो गया। फिर दूसरे पेपर में क्या किए, और उसको 11 क्वेश्चन दिए, 11 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन उसका जो है सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब तीसरे पेपर में क्या किए, और उसको 6 क्वेश्चन दिए, 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सही कर दिए, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए। अभी देखो इसको 10, 10 - 9 19, 19 - 4 23। अब देखो ये सब जोड़ लो ना, देखो पी वाला, पी एक ये है, एक पी ये है, एक पी ये है, तो 10 - 9 19, 19 - 4 23 ना, देखो 23p हो गया। अब इसको देखो क्यू वाला, देखिए एक क्यू यहाँ पे है, एक क्यू यहाँ पे, एक क्यू यहाँ पे है ना, ये 3 देखो माइनस का माइनस ये जुड़ जाएगा, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा ना ये, तो ये 3 दूनी 6, ये नहीं 3 2 5 और 5 2 7, तो क्या हो जाएगा, ये 7q हो जाएगा। और देखिए माइनस माइनस चाहे जगह रहेगा तो जुड़ता ही रहेगा, क्योंकि माइनस माइनस 5 माइनस का 5 आ जाएगा, फिर माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7 आ जाएगा, ये 7q। ये इसका आंसर आ गया ना, इसका मेन आंसर यही वाला है, ये वाला। ठीक, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, क्या हम बता सकते हैं कि किसके अंक अधिक हैं और क्यों हैं। अब देखो जो चारू का है, चारू का 21p - 9q है, और कृषिता का जो है 23p - 7q है। ठीक है, तो हम दोनों को लिख लेंगे। अब दोनों को लिख के हम यही कंप्रोमाइज़ कर लेंगे कि कौन सा ना, कौन किसका ज़्यादा है। देखो इसमें कृषिता का देखो 23 प्रश्न दिखे हुई है ना, ये 30 क्वेश्चन का आंसर दी, इसको यहाँ से 30 में दी, 30 में इसको 27 नंबर ना, 23 प्राप्त हुआ, 7 ना ये, तो इसको कितना नंबर मिल गया, ये 23। और इसको 21 मतलब ये भी 30 नंबर का दी, तो इसको मिला कितना, 21 नंबर, इसको मिला 23 नंबर ना। अगर 1 नंबर का हम मान लेते हैं तो देखो 30 प्रश्न, ये भी 21 9 30, ये भी क्वेश्चन 30 क्वेश्चन दी, ये भी 30 क्वेश्चन दी, इसका 7 गलत हुआ, इसका 9 गलत हुआ, इसका 23 सही हुआ, इसका 21 सही हुआ। तो सबसे अधिक किसका है, अधिक इसका हो जाएगा कृषिता वाला ना, कृषिता। यहाँ लिख देंगे कृषिता, कृषिता का अधिक अंक है, का अधिक अंक है। ठीक, कृषिता का अधिक अंक है। ठीक है, ये हो गया, इसका ठीक से बना देते हैं भाई, कृषिता का अधिक अंक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए इसमें क्या है, इस व्यंजक को आगे हल कीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन इसमें क्या आ गया, इस व्यंजक को आगे हल करना है तो क्या करना है, देखो जैसे लिखा है 23p - 7q ऐसे लिख देंगे। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे ना, ये माइनस अब प्लस, ये माइनस माइनस का 21p हो जाएगा, और ये माइनस अब माइनस ये प्लस का 9q हो जाएगा। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखिए 23p p दोनों साथ, ये p दोनों साथ में कर लेते हैं, तो ये 23p हो जाएगा, और ये माइनस का 21p हो जाएगा, और q वाला देखिए ये माइनस का 7q हो जाएगा, और प्लस का 9q हो जाएगा ना, ये प्लस का 9q हो जाएगा। अब इनको दोनों को हम आगे हल कर लेते हैं, तो 23p में से 21p घट जाएगा, 2p बच जाएगा। ठीक,
और प्लस का निशान रहेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। अब उसके बाद देखिए इसमें ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 9 है, तो 9 में से 7 गए तो 2 बच जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, इसका प्लस का 2 क्यू बच जाएगा। ठीक, ये प्लस का 2 क्यू बच गया यहाँ पे, ये इसका आंसर हो गया। ये आगे तक हल हो गया ना, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग को कोई उदाहरण नंबर आपको 9 बताते हैं। ठीक है, 8 नंबर उदाहरण हो गया, आपको उदाहरण नंबर 9 बताते हैं। उदाहरण नंबर 2 इसमें क्या दिया है, व्यंजक 4 ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस वाई को हल कीजिए। देखो इसको हल करना, हल करके दिखाया हुआ है, लेकिन हम आपको अलग से हल करके दिखा रहे हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 9 इसी तरह दिया है ना, ये इस तरह है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 का गुणा एक बार इससे होगा और एक बार इससे होगा। ठीक, इसका गुणा हुआ तो 4x आ गया। ठीक, फिर प्लस के निशान प्लस निशान लगा दिए, फिर 4y आ गया। ठीक है, 4y आ गया। अब उसके बाद माइनस का y है, माइनस का y लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए ये तो 4x तो हो गया, y 2 है, तो प्लस का 4y से ये 1y निकल गया, कितना बच जाएगा, ये 3y बच जाएगा। तो ये इसका आंसर बच 4x प्लस 3y, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को।